हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्षत्रिय सहायक शिक्षक और सीजीटेट तीनों की कंबाइंड क्लासेस हमारी द्वारा करवाई जा रही है। सामाजिक अध्ययन का क्लास नंबर 14 है ये। 1 से 13 तक अगर आप क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा सिलेबस आपको करवा रहे हैं हम लोग एक एक पॉइंट वाइज। जो क्लासेस आप लोग बोल रहे हो, मुगल काल आप लोग का चालू करवाया गया है। मुगल साम्राज्य का क्लास नंबर 2 है। तो हम लोग ने पहला क्लास में जितना पढ़ा तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इकाई नंबर 5वां है, क्लास नंबर 14 है। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी पेपर हो हम आपके साथ हैं पूरे अंतिम तक। अब बाद में जोड़ेंगे, फिर बाद में बोलते हो सर समय नहीं मिला, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मिला, पुराना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सब अभी समय है, जुड़ जाइए। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि फ़ीस हम लोग का फिक्स है। आज जुड़ेंगे तो भी उतना फ़ीस लगेगा, 4 महीने बाद जुड़ेंगे तो भी उतना फ़ीस लगेगा आपको। तो जुड़ जाइए, लंबा समय आपको मिलेगा, पूरा अंतिम तक बैच चलेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। इकाई 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, इकाई 5वां चल रहे हैं, मुगल साम्राज्य ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पूरे अभी प्रशासक के बारे में देख रहे थे। सबसे पहला हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था कल। ठीक है, उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं बाबर के बारे में, चलेगा। आप लोग समय से जुड़ जाया करें, और जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं बैच से देख लीजिएगा। 699, 799, 1299 पूरा कंप्लीट तैयारी है आपका। टॉपिक वाइज टेस्ट इस माध्यम से कराते हैं, लेकिन हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लास बोल रहे हो, क्लास भी आपको दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हो हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा बाबर के बारे में आपको बताया था 1526 से 1530 तक 4 साल इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 1526 से 1530 के दौरान जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े, जो भारत पे आक्रमण किए, कब किए, ये सबसे क्वेश्चन बनता है, जो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाया था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? ये 2 वंशों के वंशज थे। ठीक है, जो महान शासक थे, इनके जो माता थी वो मंगोल थी। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो तुर्की तैमूर थे, इससे ये उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इनका जन्म के बारे में हम लोग ने देखा था, कब हुआ था जन्म? 24 फरवरी 1483 को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिएगा इसकी माता क्या थी और पिता क्या थे, दोनों को याद रखिएगा। इसके पिता क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा, फरगान के एक छोटे शासक थे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई 1514 में, जब कौन? इनके पिता की, कौन? उमर शेख मिर्ज़ा के। तो फिर बाबर कहाँ के? फरगान के गद्दी पर बैठा था। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इन्होंने एकमात्र शासक थे जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तैमूर शासक अभी तक कोई नहीं धारण किए थे, पहले तैमूर शासक थे जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, 1507 में। ठीक है, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान पूछेगा 1519 में। बाबर ने भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब चलाया था? 1519 में चलाया था। कहाँ चलाया था? तो बाजार और भेरा के किले पे। पढ़ चुके हैं पूरा। भेरा के युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। और इन्हें भारत पे आक्रमण के लिए 2 लोगों ने आमंत्रण दिया था। कौन? एक सूबेदार थे पंजाब के, दौलत खां लोधी, और दूसरा थे आलम खां लोधी। ये दोनों जो लोधी भाई थे, इन्होंने उनको बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रण किया था कि आप भारत में आइए, आक्रमण कीजिए, दिल्ली पर शासन कीजिए, दिल्ली पर अपना गद्दी जमाइए। ठीक है, बाबर ने दौलत खां को पुत्र की उपाधि दिया था, दिलावर खां को खाना की उपाधि प्रदान किया था। इनके 2 निशानेबाज थे, अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, और जो पानीपत के युद्ध में भाग लेते। पूरा सब चीज़ें पढ़ चुके थे, एक बार रिवाइज़ करवा दिया मैं। 5 मिनट में 3 मिनट ही हुआ है, अभी रिवाइज़ करवा दिया। ठीक है, और आपको मैं याद करवाया था इसके जितने भी युद्ध हैं उनको याद करवाया था। तो कैसे याद करवाना है? बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी गया और वहाँ घाघरा पहन के डांस किया। तो पानी कब पिया? 26 में। खाना कब खाया? 27 में। चंदेरी कब गया? 28 में। घाघरा पहन के डांस किया 29 में। लाइन क्यों आ रहा है? 26, 27, 28, 29 याद रहना चाहिए। और ये वाला पूछता है किससे किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। दूसरा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तीसरा मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। चौथा अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। सभी में बाबर की जीत हुई थी, याद रखिएगा चारों। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया कि जब ये पानीपत के युद्ध में जीता था, ठीक है, तो काबुल के जो प्रत्येक निवासी उसको एक एक चांदी के सिक्का दान में दे दिया था। और जिसके कारण इसको क्या कहा जाता था? कलंदर कहा जाता था। ये पूछता है बाबर को कलंदर कहाँ कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, किस लिए कहा जाता था, किस युद्ध के कारण कहा जाता था, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा, आप क्या कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग समझ नहीं पाते हैं बोलने के बाद भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, फोकस कीजिएगा क्लास पे। ठीक है, तो काबुल में पानीपत के विजय के बाद उन्होंने काबुल के जितने भी लोग थे उनको एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। ठीक है,
श्यामल दास की कृति वीर विनोद में खानवा युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जो हम लोग 1927 में पढ़े 1527 में पढ़े खानवा का युद्ध, तो उसका उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ये श्यामल दास की एक कृति है वीर विनोद में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया था। गज बाबरी का प्रयोग आरंभ किया था सड़क को मापने के लिए। ठीक है, और महान सम्राट किसने बोला था, V.A. स्मिथ ने बोला था। काबुल में पहली बार आक्रमण कब किया था, 1524 पे। सिंध पर कब्जा कर लिया। बाबर ने कुल 4 बार आक्रमण किया भारत पे, 3 पर चारों पर लेना हम लोग। ठीक है, और फिर है आपके पानीपत के बारे में बताया था कि दिल्ली में आए अफगान शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। और इसी युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक, और क्या था, और राणा सांगा को हराया था, ये भी पढ़ चुके हम लोग। राणा सांगा से ये हारा था कौन, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराया है बाबर ने पानीपत की युद्ध में। और इब्राहिम लोदी बाबर से हारने से पहले एक बार हार गया था राणा सांगा, ये है ना, घोटली का युद्ध हुआ था, घाटोली। ये सब चीज़ें पढ़ा चुका ना, बस रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक, और आप लोग को बताया था कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसी के ही जो सामंत लोग थे उन्होंने जहर दे के इसको युद्ध में वो कर दिया था। ठीक है, देखिएगा ये क्या था, आगरा से 40 किलोमीटर दूर बाबर राणा सांगा की सेनाओं में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा की पराजय हुई और उसके जो सामंतों ने राणा सांगा को जहर मिला के देके उसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद गाजी को उपाधि धारण किया था कौन, बाबर। ये सब चीज़ें कल डिटेल में पढ़े थे। ठीक, आगे देखते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को हुई थी। बाबर के मृत शरीर को पहले यमुना नदी के किनारे दफनाए थे आराम बाग में, फिर बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफना दिए। आराम बाग को ही राम बाग कहा जाता है। ठीक, और इसकी आत्मकथा को क्या नाम दिया गया है, तो बाबर की आत्मकथा को तुजू के बाबरी बोला जाता है, जिसका बाबरनामा नाम से अनुवाद किया गया फारसी में। किसने किया अनुवाद, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अंग्रेजी में अनुवाद किया बेवरीज ने। ठीक, तो कौन किस नाम से अनुवाद किया, इसको याद रखिएगा अच्छे से। इसको नोट्स बनाए होंगे ना आप लोग, कल का नोट से भी रिवाइज करके आया करें नेक्स्ट क्लास के लिए। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक माना जाता है। ठीक, ये किसके अनुयायी था, तो नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। और किसके शिष्य था, तो ये सूफी ख्वाजा अबेदुल्ला का शिष्य था। ठीक है, तो इतना पढ़ना था, इतना हम लोगों ने पहला क्लास में किया था। 7 मिनट में मैं रिवाइज करवा दिया। ये टेबल भी आप लोग को बताया था बना लेना बोल के। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1555, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1707। जो इंपॉर्टेंट हम लोग उसको पढ़े। पहला हम लोग ने पढ़ लिया बाबर, अब आज पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, चलेगा। तो अब हुमायूं के बारे में देखते हैं। देखिएगा 1526 से 30 तक कौन किया था, बाबर। पूरा अंतिम तक बने रहिएगा ना, एकदम मुगल आपका बहुत शानदार हो जाए। जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म किए, गुप्त किए, वैसे ही मुगल को खत्म करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है इसका सिलेबस, लेकिन ये अंतिम सिलेबस आप लोग का। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासन में 1857 की क्रांति बस पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। 1530 से 1555 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हुमायूं के बारे में पूरा देखेंगे। तो देखिए बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। एक हुमायूं थे, कामरान थे, हिंडाल थे, अस्करी, ये चारों पुत्र थे बाबर की। अब इसी में से अगला राजा कौन बनेगा, हुमायूं। तो बाबर ने अपने जीवित रहते ही अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों के बीच का दिया था, परंतु बाबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में हुमायूं अपने तीनों भाइयों को हराकर बादशाह बना। देखिए वो अपने जिंदा रहते ही बांट दिया था, लेकिन फिर भी उनमें लड़ाई हुआ और जो हुमायूं था वो अपने तीनों भाइयों को हरा दिया। किसको, कामरान को, हिंडाल को, अस्करी को, और अकेले फिर क्या बना, बादशाह बना। इस चीज़ को याद रखिएगा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं की माँ महिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। तो ये सारे क्वेश्चन बनते ना, केवल उन्हीं पॉइंट को मैं करवा रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा अंतिम तक देखिएगा, बीच में क्लास को मत छोड़िएगा। ठीक है, और अगर बीच में जुड़ रहे हैं तो और बाद में फिर से इसको पूरा देख लीजिएगा जो ऊपर छूटा हुआ है। तो जन्म याद रखिएगा 6 मार्च 1508 में काबुल में। इनकी जो माता थी महिम बेगम, इनकी माता का नाम है महिम बेगम। ये शिया मत में विश्वास रखती थी। शिया सुन्नी वाला था ना, वैसे शिया मत में विश्वास रखती थी। बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं, पूरा नाम क्या था हुमायूं का, नसीरुद्दीन हुमायूं, याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1530 को राजधानी आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में मुगल सिंहासन पर बैठा। तो कब ये सिंहासन पर बैठा है, कब राजगद्दी मिला इसको, तो 1530 को 29 दिसंबर, डेट याद रखिएगा। 23 वर्ष की उम्र में
ये बादशाह की गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और जो मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंडाल को अलवर व मेवात की जागीरें दी। तो अपने देखिए भाइयों को तो हरा दिया था, अपना बादशाह बना, तो भाई लोग को कुछ तो देगा ना अपने जीने खाने के लिए। राजा हैं तो राजा का तो थोड़ा सा रूप देगा उनको, तो ये उनको बांट दिया था। तो याद रखिएगा कामरान था, उसको क्या दिया, काबुल और कंधार, ठीक है, कंधार। मिर्ज़ा अस्करी, जो उसका अस्करी नाम था उसमें मिर्ज़ा जुड़ जाता है, मिर्ज़ा अस्करी को संभल और मिर्ज़ा हिंडाल को अलवर व मेवात की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्खा का प्रदेश दिया। तो इसको याद रखिएगा, ये बंटवारा हुआ था उनके बीच में। आगे देखते हैं हम। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेरखा के नियंत्रण में था। तो 1532 में जब चुनार का जो दुर्ग प्रसिद्ध है, एक चुनार का दुर्ग, वो अफगान शासक शेरखा के नियंत्रण में था। जब हुमायूं ने इस दुर्ग पर हमला किया, देखिए 1532 में हमला करा हुमायूं पहली बार हमला करा किस पे, चुनार दुर्ग पर। वो उस समय उस पर किसका शासन था, तो सरदार शेरखा। तो इस आक्रमण के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले को 4 महीने तक लगातार घेरे रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इतना ताकतवर था शेरखा कि 4 महीने तक ये अंदर ही नहीं घुस पाया, घेर के रखा था उसको, ठीक है। तकंदर शेरखा और हुमायूं के बीच समझौता हो गया। 4 महीने तक पूरा किला को घेर के रखा था, अंदर में शेरखा था, बाहर में हुमायूं पूरी सेना, ठीक। फिर लास्ट में उनके बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत शेरखा ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये कहानी याद रखिएगा, ठीक है, शेरखा ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे सुनते जाइएगा बस कहानी जैसे। 15 जून 1539 को चौसा का युद्ध बक्सर के निकट शेरखा और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरखा विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेरखा ने शेर शाह की पदवी धारण की। जो शेर शाह आगे पढ़ेंगे ना, तो ये शेरखा, उसका मेन नाम क्या था, शेरखा, वो तो बाद में उपाधि धारण किया था शेर शाह की, ठीक है। चलिएगा, तो चौसा का युद्ध याद रखिएगा, 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध, ठीक। ये पूछता है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। तो 15 जून 1539 को। चलेगा, आगे देखते हैं। ये वही शेर शाह सूरी वाला है ना। 27 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच 1 माह की प्रतीक्षा के बाद कन्नौज के पास गंगा के किनारे कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता था, ये हुआ। तो देखिए 1539 में हुआ एक, ठीक, बक्सर के समीप। फिर 1 साल बाद फिर से उन्हीं के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध बोला जाता था या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता था। याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध किन के मध्य हुआ, शेर शाह और हुमायूं के मध्य। कब हुआ, 27 मई 1540 को हुआ, ठीक है जी। इसमें भी शेर शाह के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को हरा दिया। अभी मुगल ही हार रहा है ना, बाबर वाला पूरा मुगल हार रहा है, ठीक है, हुमायूं वाला हार है, हुमायूं हार गया, इसमें शेर शाह जीत गया। याद रखिएगा, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, उसमें हुमायूं हार गया और शेर शाह जीत गया। हुमायूं को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था। देखिए इस प्रकार से हारा तो उसको गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था, ठीक है। और दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। तो चौसा का युद्ध मतलब हुआ था 1539 में, वहाँ तो शेर शाह हार गया था, हुमायूं जीता था। लेकिन 1 साल बाद कमबैक किया वो पूरे ताकत के साथ और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। और हुमायूं का ऐसा हराया कि हुमायूं को गद्दी छोड़कर अपना भागना पड़ा, ठीक है। तो अब दिल्ली में किसका शासन हो गया, शेर शाह सूरी का। फिर आगे देखते हैं, अगला कहानी सुनते जाइएगा। 29 अगस्त 1541 में निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंडाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मियाँ अली अकबर जमी की पुत्री हमीदा बानो से निकाह कर लिया। अब हुमायूं की पत्नी हो गई कौन, हमीदा बागो, ठीक है। हमीदा बानो की शादी हो गई हुमायूं से, ठीक है, उसकी शादी की कहानी है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हमीदा से ही महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ। अब देखिए इनकी कई रानियाँ रहती है, अलग अलग रानी से अलग अलग राजा पैदा होते, मतलब बेटे उनके पैदा होते थे राजाओं के। तो जो इसके बाद जो शासक कौन बनेगा, अकबर बनेगा। तो अकबर की माँ का नाम कौन हो गया, हमीदा, ठीक है। तो हुमायूं की पत्नी हमीदा थी, उससे पैदा हुआ था अकबर। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब शेर शाह सूरी था, वो तो चलेगा, उसका कार्यकाल समाप्त। उसके बाद कौन आ गया, सिकंदर सूर,
दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब इसको हराएगा 1555 में हुमायूं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, जितना पढ़े उसको टेबल के फॉर्म में हुमायूं का कौन कौन से युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी के मध्य। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन कराएंगे ना तो आप लोग का बढ़िया से बनने लगेगा, और एक बार अगर आप नोट्स बना के इसको पढ़ लेंगे तो आपका बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है, अभी नया नया लग रहा होगा सुनने में, नोट्स बनाएंगे दोबारा रिवीजन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलेगा, मुग़ल और अफ़गान के मध्य जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के मध्य, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध बोलते हैं, 1531 में हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। दूसरा हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के मध्य। ठीक है, जिसमें हुमायूं जीता था, शेर शाह हारा था। फिर कन्नौज विलगाम का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें हुमायूं हारा था, शेर शाह जीता था। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, ये बैरम खां और सिकंदर सूर के मध्य होता। ठीक है, बैरम खां इसलिए क्योंकि इस समय अकबर छोटा था, उसके संरक्षण में था। हुमायूं ने बैरम खान को भेजा था, उसका जो सेनापति था। ठीक है, आगे कहानी भी देखेंगे इसका, चलेगा। और क्या क्या किया है हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजीटी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलेगा, देखिएगा। 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु क्या बोलते हैं, जब वो पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने गया था वहाँ सीढ़ियों से फिसल गया और गिर गया, तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हुई थी। दीन पनाह भवन, ठीक है, जो एक पुस्तकालय था। चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं से सहायता के लिए राखी भेजी थी। तो ये भी पूछता है किस राजकुमारी ने, राजमाता ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी। तो किसने, चित्तौड़ की राजमाता थे कर्णावती ने, वो हुमायूं को राखी भेजी थी और मदद मांगी थी। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर बसाया था। ठीक है, और ये दीन पनाह भवन भी बसाया था, वहीं जाके मर भी गया वो। हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। अब उसकी क्या है, कई पत्नियां रहती, कई माँ रहते हैं, तो इसके कारण बहुत सारे इनके सौतेली बहन भाई बहन रहते हैं। ठीक है, तो वैसी ही एक थी हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा है हुमायूं नामा की रचना किसने की है, तो गुलबदन बेगम। ठीक है, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। आगे सुनते जाइएगा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये पूछता है किस मुग़ल शासक द्वारा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने पर जाते थे या पहनना जाता था। ठीक है, ऐसे का कुछ भी क्वेश्चन घुमा पूछेगा तो किस शासक के द्वारा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहना जाता था, तो याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है, ये क्योंकि ज्योतिष में विश्वास करता था तो अलग अलग दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था। ठीक है, हुमायूं के मृत्यु के संदर्भ में इतिहास का लेन पूल ने लिखा है। तो इतिहास का नाम है ना लेन पूल। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के संदर्भ में इतिहास का लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु भी हो गई। सही बात है, वो जीवन भर इधर उधर हारता था, भागता था, फिर युद्ध करता था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें हाल के भाग गया था शेर शाह सूरी से। वैसे लड़खड़ाता रहा उसका जीवन भर, और अंत में पुस्तकालय में गिर कर लड़खड़ा कर उसकी मौत भी हो गई। ठीक, ये कौन लिखा है, ये पूछता है, कई बार ये देता है किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। किसने, इतिहासकार थे लेन पूल। ठीक, तो ये इतना जानकारी हमको पढ़ना था हुमायूं के बारे में, देख लीजिएगा इसको, फिर आगे करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्लास को दोबारा आप लोग ऑन करके देख के नोट्स बनाया करें। चलिए आगे देखते हैं, शेर शाह सूरी पूरा साम्राज्य, इसको भी देख लेते हैं। शेर शाह सूरी और सूर साम्राज्य को कवर कर लेते हैं, इसको भी चलिएगा। सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अफगान वंशी शेर शाह सूरी था। ठीक है, पहले शेख इसका नाम था, बाद में पदवी धारण किया शेर शाह की, तभी इसका नाम हुआ शेर शाह सूरी, हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, उसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद था। तो ये पूछता है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था। इसका जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में। ठीक है, ये कौन सा शासक था, अफगान वंशी शासक था। ये 3 क्वेश्चन इसके इंट्रोडक्शन से बनते हैं। आगे देखते हैं, फरीद ने अपनी आरंभिक शिक्षा उस समय के प्रमुख इस्लामी केंद्र जौनपुर से प्राप्त की थी। उस समय जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था।
तो इसको याद रखिएगा। फरीद मतलब कौन? शेरशाह सूरी, उसी का बचपन का नाम था फरीद। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इस्लामी केंद्र जौनपुर में हुआ था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गद्दी पर बैठने के समय उसका साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों एवं चटगांव तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण की झारखंड की पहाड़ियों तक, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। ये उसके साम्राज्य विस्तार को बताने की कोशिश किया गया है कि पश्चिम में आपके पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ी तक तथा बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने यहाँ नियुक्त हुआ था। वह 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ था। यहीं पर शेर शाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी उसे शेर खां की उपाधि दी थी। देखिए इनका मेन नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मेन नाम आपको याद रखना है। जो यहाँ पे हम लोग पढ़े ना फरीद, ये मेन नाम आपको याद रखना है। फरीद से ये क्या हुआ, एक जो सूबेदार था बहार खां, इसके यहाँ काम करने गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक शेर को ये मार दिया अकेले, तब इसको उपाधि दे दिया बहार खां शेर खां। ठीक है, फिर उसके बाद ये बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। ऐसे करके पूरी उसकी स्टोरी है नाम के पीछे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो शेर शाह द्वारा शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुआ। ये देखिएगा बाबर की सेना में ही ये शामिल हुआ था ना। पूरा स्टोरी देखिएगा कैसे फिर बाबर से युद्ध करके बाबर को ही हरा देगा। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुआ। 1529 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी को के साथ हो लिया। देखिए पार्टी चेंज कर दिया, पहले वो बाबर की सेना में था, फिर 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में जब बाबर घाघरा के युद्ध लड़ता है तो महमूद लोदी के साथ हो लिया, किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भेजवाया। ठीक, 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेर शाह सूरी से आमना सामना हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ। बताया था चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं वर्सेस शेर शाह, तो हुमायूं हार जाएगा और गद्दी छोड़ के भाग जाएगा। उसने शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान आदिल धारण की। तो चौसा के युद्ध में जब इसने हुमायूं को हराया था उसके बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पुनः हार का सामना करना पड़ा था। तो 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पुनः हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में विजय प्राप्त करके शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ये पूछता है शेर शाह सूरी कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 1540 ईस्वी में। याद रखेंगे 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठेगा 68 वर्ष की उम्र में। चूँकि उम्र ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा कमज़ोर तो हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे अकबर के बारे में चालू हो गया है। कोई पेज आगे पीछे हो गया है क्या लग रहा है? थोड़ा सा कोई पेज आगे पीछे हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अकबर के बारे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि इसके बाद अकबर का चालू होना था। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोग ने पढ़ लिया शेर शाह सूरी के बाद। इसके बाद अकबर बना, लेकिन एक पेज इसका मिस्टेक हो गया, कल कवर करेंगे उसको। जो इसमें है उसको पढ़ लेते हैं। तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। अकबर ने सिरो कलम की उपाधि अब्दुल असमद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। फारसी मुग़लों की राजकीय भाषा थी। तो मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। ऐसे पढ़ा करें इसको, मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे करके क्वेश्चन बना हुआ है, तो अकबर की। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। बीरबल क्या था? दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। ठीक है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति जब्ती प्रणाली पद्धति प्रचलित थी।
जब्ती प्रणाली चलता था। 1580 ईस्वी में अकबर के दीवान टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। ये पूछ सकता है अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो दसवंत और बसावन। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। ठीक है। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था, तो इसको याद रखिएगा। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है। अब मनसबदारी प्रथा क्या है, तो मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। अलग अलग जो उसके अधिकारी कर्मचारी रहते थे उसको अलग अलग रैंक के अनुसार मनसब दिया जाता था। एक मनसब, दो मनसब, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों व सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। मनसब के आधार पर ही अधिकारियों के वेतन निर्धारित होते थे। सभी धर्मों के सार संग्रह कर 1581 में दीन इलाही नामक धर्म प्रवर्तित किया, जिसका प्रधान व्याख्या बादशाह अकबर स्वयं का था। तो दीन इलाही की स्थापना किया थी। ये अकबर के बारे में कुछ पॉइंट था। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, आगे कल की क्लास में कवर करेंगे इसको। ठीक है। और लगातार आप लोग क्लास देखते रहिए, भले छोटा सा क्लास होता है 30 मिनट का, कंटिन्यूटी बना के रखिए, कुछ भी मत छोड़ा करिए, लास्ट तक देखा करिए, देखिएगा। फिर लास्ट में आपका मुग़ल साम्राज्य इतना अच्छे से हो जाएगा, कहानी आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए, किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको कहानी दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। देख लीजिएगा जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक उसके सभी संभावित क्वेश्चन सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, जब तक आप कंटिन्यू पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपकी तैयारी कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आपका रिजल्ट 2-4 नंबर से चुकेगा ही चुकेगा, इस बात को समझिए। और समय रहते ही आप लोग जल्दी बैच से जुड़िए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिएगा जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 75 83 86 44 61 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कर लीजिएगा, डेमो ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। चलिए शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। मिलते हैं कल की क्लास में।